हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग नाइट्रीन इंटरमीडिएट का अगला रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज स्किमिट रिएक्शन। इसमें भी जो इंटरमीडिएट आपका फॉर्म होगा वो नाइट्रीन ही बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं इसमें रिएजेंट क्या ले रहे हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करा दिया। यहाँ पे हमने H+ के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम ले रखा है और RnH2 यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन बन रहा है। अभी तक हमने देखा है जितने भी मैक्सिमम रिएक्शन है नाइट्रीन का, उन सभी सारे रिएक्शन में जो आपका अमाइन बन रहा है वो 1 डिग्री अमाइन बन रहा है। मतलब 1 डिग्री अमाइन प्रिपेयर करने का ये सारा आपका मेथड हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजोइक एसिड N3H का हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, ये एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका रेजोनेंस हो सकता है इस तरह से, रेजोनेंस हुआ, N पे नेगेटिव आ गया। इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? 2। देखो ऐसा क्यों है, ये N पे प्लस है, N पे प्लस तो कॉमन हो गया, बस आपको सेलेक्ट करना है ये N का नेगेटिव और ये जो N पे नेगेटिव आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन sp2 पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे sp3 पे नेगेटिव चार्ज है। किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली तुम्हारा, अगर मान लेते हैं कि अगर उस लोन पेयर को कंसिडर कर रहे तो, अदरवाइज अगर मान लो रेजोनेंस में कंसिडर कर लोगे तो sp पे नेगेटिव है, यहाँ पे sp2 पे नेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल 1 हो गया, तो रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा हो गया? 2 का ज़्यादा हो गया। मतलब ये कि जो 2 होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला इस यूनिट पे। अब देखो यहाँ जो एसिडिक मीडियम के लिए H+ ले रहे हो, ऑब्वियसली इसका एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप HI ले सकते हो, HCl ले सकते हो, क्योंकि इनका जो pH वैल्यू होता है या इनका जो pK वैल्यू का हो, ठीक है, pK वैल्यू जो होता है वो कम होता है दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ देखो H+ जो है वो प्रोटोनेट किया ऑक्सीजन के लोन पेयर को, यहाँ पे प्रोटोनेट किया तो यहाँ पे O पे प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ से H से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो H से जब इसका पाई इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो क्या बन गया? C पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, इस पे 2 OH अटैच है। अब ये C पे प्लस कौन जाके अटैक कर रहा है तुम्हारा? ये जो हमने लिया हाइड्रोजोइक एसिड का, ये जो N का लोन पेयर है, ये जाके अटैक कर दिया। अटैक करेगा तो एक ही कार्बन पे 2 OH, N पे H और यहाँ पे N2 जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ से वाटर बाहर, क्योंकि एक ही कार्बन पे 2 OH था तो वाटर बाहर निकल गया। अब ये जो वाटर होगा वो एज अ बेस क्या कर रहा है? यहाँ के H+ को विड्रॉ कर लिया। तो H+ को विड्रॉ कर लेगा तो क्या बन जाएगा? H3O+ और यहाँ पे क्या आ जाएगा? N पे नेगेटिव चार्ज। फिर ये N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर चला गया, लिविंग ग्रुप था ये, तो ये N2 बाहर निकल गया तो N पे लोन पेयर आ गया और यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल। मतलब क्या बन गया हमारा? नाइट्रीन बन गया। फिर से वही R शिफ्ट होगा, ये N का लोन पेयर वापस गया तो यहाँ पे क्या बन गया? RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और एक अल्काइल आइसोसाइनेट। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने, फिर 1 डिग्री अमाइन बन गया। तो अल्टीमेटली देख रहे हो ना, हमारा जो पूरा रिएक्शन जो है वो अल्काइल आइसोसाइनेट होकर ही जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको जनरलाइज हमने कर दिया। जनरलाइज क्या कर दिया? RCONW और यहाँ पे देखो लो ध्यान से, हिट कर रहे हैं तो OH- एंड देन वाटर बन रहा है। अगर WX था, अगर यहाँ पे हैलोजन आ रहा था तो क्या रिएक्शन क्या था? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जब हमने कर्टियस रिएक्शन किया था तो यहाँ पे N2 आ रहा था, तो इसलिए जब WN2 होगा तो कर्टियस रिएक्शन हो जाएगा। और जब WN2, यहाँ पर भी तो N2 आ रहा था, देख लो ध्यान से, N पे N2 आ रहा था। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हमने क्या कहा? स्किमिट रिएक्शन कहा। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो। उसके बाद तुम्हारा अगला जो हमारा रिएक्शन होगा वो भी तुम्हारा इसी पे बेस्ड होगा, नाइट्रीन इंटरमीडिएट पे। उसके बाद हम लोग जितने भी यहाँ तक, मतलब कि हमने कहाँ से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से लेकर जो भी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ तक के सारा क्वेश्चन उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे रिएक्शन जो है वो बिल्कुल मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इन सारे रिएक्शन को अगर आप एक साथ पढ़ लोगे देन उसके बाद क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।